धन्यवाद। हाथ देखकर आप क्या बता सकते हैं? हाथ देखकर आपके ब्लड की एसिडिटी क्या है, आपका रक्त दूषित है या नहीं। आप मेरी जानकारी ठीक है जी, एटम बम बनता है वहाँ? एटम बम भी बनता है। उसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च, आज जो प्रगति आप देखते हैं किसानी क्षेत्र में, माने जो कृषि क्रांति आई है कृषि हमारे देश क्रांति में। एक है, ऐसा एक फील्ड नहीं। ये जो साइंस की बात करूं तो सबसे अच्छा कंप्यूटर जो बना है उसमें भाभा इन्वॉल्व है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें दुनिया के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। नमस्कार साथियों, 11 अक्टूबर 2024 की शाम है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम, मैं संपादक सुनील सचदेवा अपने सहयोगी रोहित चौहान के साथ शहर से बाहर, शहर के अंदर तो हम बहुत सारा प्रदूषण झेलते हैं, बहुत सारी तंग गलियों में रहते हैं। एक बहुत ही साफ़ सुथरी अल्फा सिटी कॉलोनी में सीपी आहूजा जी, चंद्र प्रकाश आहूजा जी के निवास स्थान पर हूँ। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत विकास परिषद को फतेहाबाद में स्थापित करने वाले, आर्य समाज से जुड़े, गुरुकुल वेद मंदिर से खुद जुड़े और मुझे जोड़ने वाले, मेरे से तो आप परिचित हैं। अब आप मेरे साथ बैठे एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका परिचय मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। बॉम्बे से, मुंबई से फतेहाबाद आज पहुँचे हैं। 82 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, 83वें में प्रेस कर चुके हैं। इनके साथ एक पूरी इनकी टीम है और उस टीम से ये क्या करने आए हैं यह भी हम पूछने वाले हैं। सबसे पहले मुझे इनके बारे में जो जानकारी मिली है, ये हाथ देखकर ये ज्योतिषाचार्य नहीं है। और जब मैं इनका परिचय दूंगा तो आप अचंभित रह जाएंगे कि एक इतनी महान हस्ती जिसने हमारे देश के मतलब निर्माण में, विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है, एक संस्था के थ्रू, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है, हमारे बीच में है। हरियाणा जनादेश टाइम्स पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। हाथ देखकर आप क्या बता सकते हैं? हाथ देखकर आपके ब्लड की एसिडिटी क्या है, आपका रक्त दूषित है या नहीं, आपका लीवर ख़राब है या नहीं, और आपकी मेंटल आउटलुक कैसा है, वो सारा बताया जा सकता है। इसके अलावा भी नाड़ी देखने के बाद तो हार्ट की पोजीशन भी बताई जा सकती है। तो मेरा बता सकते हैं? आपका ब्लड एसिडिक है, बिल्कुल है, दूषित है, ठीक करना चाहिए। नहीं तो ये एसिडिटी अगर कंटिन्यू रही कुछ साल तो कई केसेस में कैंसर में बदल जाती है। ये आपके लिए लागू नहीं है क्योंकि आपकी एसिडिटी इतनी बढ़ी हुई नहीं है, लेकिन pH 5.5 के आसपास जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो उसका एक ही गति है, वो है कैंसर। मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा भी, हाथ देख के आप और ज़्यादा भी कोई जानकारी दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर मुझे लगता है हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने मुझे सबसे पहले आपका परिचय मैं दूंगा और आपसे पूछूंगा आपके बारे में। आपके साथ ही कौन लोग हैं? मेरे साथ आप हैं डॉक्टर PC शर्मा, ये साहब हैं। आप ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनकी स्पेशलिटी आर्थराइटिस में है। कैसा भी लंगड़ाता हुआ पेशेंट आएगा उसको ये चला के खुशी खुशी भेजेंगे, ये इनकी कैपेबिलिटी है। आप साहब हैं राजेंद्र प्रसाद जी, मेरी पहली मुलाकात आज से 8-10 साल पहले इनसे हुई। इनसे मिलने के बाद ये सारी घटनाएं घटी है जो आज घट रही है। तो इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनकी सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्चा बिहेवियर और गौ माता का पालन और खेती करना, ये मुझे
मेरे हिसाब से दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा कोई काम है तो है गौपालन, उसके नेक्स्ट कोई दूसरा काम है तो अन्य है। इनके बारे में आप हैं राय साहब हैं, डॉक्टर अतुल राय, आपका परिचय देने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि ये इतने महान व्यक्ति इतनी पदों पे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री में थे। मुझे लगता है 2 शब्द आप बोले तो अच्छा है साहब, 2 तो बता दीजिए आप कहाँ कहाँ थे। कोई डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी के मार्गदर्शन में मैं गौ सेवा, मेडिकल कैंप्स लगाना, गरीब लड़कियों की शादी करनी, बुज़ुर्गों की सेवा करनी, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी से रिटायर्ड इंजीनियरिंग ऑफिसर, कंसल्टेंट फॉर रिलायंस इन्फोकॉम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का कंसल्टेंट और वेरियस ट्रस्ट और एनजीओस के अंडर काम कर रहा हूँ, मगर आशीर्वाद डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी का है। साथियों, आपका देना चाहेंगे साहब, आहूजा साहब। इनके बारे में बता दिया। हाँ बता दिया। हाँ, बता दिया। देखिए साथियों, मैं डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी के बारे में थोड़ा ठहर के बताना चाहता था, क्योंकि इन्होंने नाम ले दिया तो मैं आपको बता दूं। आपने सुना होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, मेरी जानकारी ठीक है जी, एटम बम बनता है वहाँ। एटम बम भी बनता है, उसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च, आज जो प्रगति आप देखते हैं किसानी क्षेत्र में, माने जो कृषि क्रांति आई है कृषि हमारे देश क्रांति में। एक है, ऐसा एक फील्ड नहीं। ये जो साइंस की बात करूं तो सबसे अच्छा कंप्यूटर जो बना है उसमें भाभा इन्वॉल्व है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें दुनिया के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, वो उस पर रिसर्च होते। हमारा डिपार्टमेंट में एक तरफ तो कैंसर पे था जिस पे मैं काम करता था, हमारे बगल वाला जो था वो प्याज और आलू को रेडिएशन देके इस अवस्था में लाते थे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आज प्याज आलू बाज़ार से ख़रीद के अगर आप स्टोर करें तो 3-4 हफ्ते में सड़ने लग जाते, या आलूओं में बाल बच्चे पैदा हो जाते। वो चीज़ रोकी जा सकती है रेडिएशन से, वो डिपार्टमेंट था। उसके बगल में हम जहाँ काम करते थे वो था विटामिन B12 का। और ये बार मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी लोग बोलते हैं हो सकता है कि वो रॉन्ग हो, पर जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में एक भी अनाज, दाल, फल, सब्जी में विटामिन B12 है ही नहीं, और जो क्लेम करता है ये खाओ उससे B12 बढ़ेगा, वो झूठ बोलता है। साथियों, आपको बहुत सारा पता लग गया होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी। मुंबई से फतेहाबाद आए हैं, किस लिए आए हैं? अपनी टीम के साथ आप स्वस्थ कैसे रहें, निरोगी कैसे रहें, क्या उसमें आयुर्वेद मदद करेगा, क्या उसमें होम्योपैथी का भी रोल है, क्या हमारी एलोपैथी बीमारियों को बढ़ा रही है या घटा रही है। डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी ने, इन्होंने मेरे को अभी बातचीत की तो इन्होंने सार में ये कहा, ज्ञान जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये अपने ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए ही फतेहाबाद आए हुए हैं। आर.एन. वर्मा जी, थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए, आपकी कोई पैदाइश के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए थोड़ी सी। उसमें हर एक में बड़ा जोक है, आप अगर समय है तो मैं बोल। समय है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आपने सवाल पूछा, ऐसे मुझे कईयों ने पूछा, भाई तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ, तो मैंने बोला मालूम नहीं। वो बोले ये क्या सवाल है? मैंने बोला फिर सुन लो, मैं पैदा हुआ हूँ बेलगाम में, और जब मैं पैदा हुआ बेलगाम में, उस समय बेलगाम कर्नाटक वाले बोलते थे हमारा है, महाराष्ट्र वाले बोलते थे हमारा है। अब मैं क्या क्लेम करूं कि मैं किसका हूं, महाराष्ट्रीयन हूँ कि कर्नाटक से हूं। और बेलगाम वॉज अंडर गोवा, गोवा प्रोविंस के अंतर्गत आता था, तो मैं गोवन हुआ। लेकिन गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज़, तो क्या मैं पोर्चुगीज़ हूँ? तो आप ही बताइए मैं क्या बोलूँ। ये तो बात बहुत आप बताइए, आपको आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको काउंटर
क्वेश्चन किया है, अब आप बताइए मैं कहाँ का हूँ। आप इंडियन हैं। ये बात है, ये बात सही है। हाँ जी। देखिए आर.एन. वर्मा जी परमाणु अनुसंधान केंद्र में आप रहे हैं, उसके बारे में तो क्योंकि देखिए आप कुछ यहाँ बताने समझाने आए हैं, तो उस बारे में भी लोगों को जानकारी तो चाहिए भी आपने अपनी लाइफ में क्या किया है। मेरा उत्तर ये है कि भगवान तो निष्कपट हैं, उनने जो शरीर आज के मनुष्यों को दिया वही शरीर सतयुगियों को दिया था। और मैं ये मैसेज शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर मैं 83 साल की एज में निरोगी जी सकता हूँ, इस एज में बॉम्बे से चल के इधर आया हूँ, यहाँ पे 3 दिन लेक्चर डिलीवर करूँगा, 200-300 पेशेंट्स देखूँगा, तो वो सब में शक्ति है। गड़बड़ कहाँ है? भोजन और पानी का बना शरीर, केवल भोजन और पानी, और केवल भोजन और पानी के बने शरीर में अगर बीमारी आती तो पहले भागते डॉक्टर के पास, अरे पहले भोजन पानी को ठीक करो, आपकी लगभग सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। और जो बचेंगी तो वो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस वाली हो, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसका बैक्यूलम बैक्टीरिया है, फ्लू होता है, H3N2 होता है, कोरोना होता है, उसका वायरस है, स्किन डिजीजेस होते हैं, उसका फंगस है। तो वो वाली बीमारियां छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी बीमारी भोजन और पानी के एरर से है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, चाय बनाते हैं, चाय को 3 वस्तुएं लगती, दूध, शक्कर और चाय पत्ती। आपने दूध की जगह छाछ ले लिया, चाय ठीक बनेगी? नहीं बनेगी, फट जाएगी। फिर आप उसको लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई कोई इंजेक्शन, गोली, दवा दे दे और ये चाय ठीक कर दे, होगी ठीक? फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। तो जब मनुष्य शरीर 2 ही इंग्रेडिएंट का बना है, भोजन और पानी, तो उसको तो ठीक करो और फिर चिल्लाओ कि हम बीमार हैं, हमको ये बीमारी, हमको वो बीमारी। तीसरा एक फैक्टर है जो आज के युग के लिए बहुत प्रबल है, वो ये कि भोजन पानी के बारे में भी बहुत लोग जान चुके हैं कि पानी 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए, भोजन दिन में 3 बार से अधिक मुंह में नहीं डालना चाहिए, वो काफ़ी लोग जान चुके हैं, पर फिर भी बीमार हैं। जब उसका रिसर्च किया तो पता पड़ा कि ये तो 3rd चीज़ है, दैट इज़ विकार। अब क्रोधी व्यक्ति है, आप सबका अनुभव है, आप देखते हो क्रोधी व्यक्ति को तो शक्ल देख के बोलते हैं ये बहुत क्रोधी है, लेकिन उसका हश्र क्या होता है? क्रोध के कारण ही एंड्स अप इनटू हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन अटैक फॉलोड बाय पैरालिसिस। जो जलते हैं समाज में, कई लोग जलन वाले, कहावत है भाई इसका पेट जलता है। अरे पेट इसलिए जलता है, द मोमेंट आप जलना शुरू करते हो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब वो एसिड बढ़ेगा तो एसिड क्या छोड़ेगा आपके पेट को? तो वो जलन के कारण उनका मार्ग क्या होता है? स्टमक एसिडिटी, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, उसके बाद पेप्टिक और स्टमक कैंसर एंड मृत्यु। भय, हम तो शक्ल देख के बोल देते इसको क्या बीमारी होगी। भय वाला व्यक्ति को हमेशा, कुत्ते का एग्जाम्पल दूंगा, जब वो डरता है तो दुम छुपा लेता है, और मनुष्य का भी यही सीखे, जब वो डरता है तो उस भाग की बीमारियां आती है। तो पाइल्स, फिस्टुला और इधर से लेके डाइवर्टिकुलोसिस, लेते 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 आप कैंसर तक जा सकते हो। तो जब तीसरा फैक्टर आज जो बीमारी का बना है वो है विकार। अगर विकार को ठीक नहीं रखोगे तो निरोगी नहीं रह सकते, और मेरा राज वही है, मैं खोपड़ी में कुछ लेता नहीं। किसी ने गाली दे दी, भगवान को बोलते या तो शक्ति दे, इसको मैं सीधा कर दूं, और नहीं शक्ति देते हो, आपकी मोनोपोली दादागिरी है, तो आप जानो और आप निपटो, मैं तो डर के नहीं जीऊँगा। और वो कारण है, निडर बना हूँ तो निरोगी रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बहुत कुछ बोलने आया हूँ। समय दोगे तो बहुत कुछ बोलूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे आपसे बात हो रही है, जिज्ञासाएं भी बढ़ती जा रही हैं, प्रश्न भी बढ़ते जा रहे हैं। पूछिए। आप एक चीज़ बताइए, 82 साल के आप हो चुके हैं। हाँ। तो आप बचपन से ही ऐसे हैं या कुछ सालों से? 22 साल तक मैं भी कॉमन मैन था, आज भी कॉमन मैन हूँ। आए दिन सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता था। फिर जैसे बुखार हुआ, खांसी आई, तो डॉक्टर ने उठा के फीवर निकालने वाली एक दवा दे दी, कफ के लिए बलगम बनता उसकी एक दवा दे दी, बीमारी दूर करने को एंटीबायोटिक दे दिया,
और ये साइकिल चलता रहता था। और फिर हर 3 महीने के अंदर फिर से बीमार पड़ता था, फिर से वही साइकिल। मैं उसको भोग भोग के तंग हो चुका था। जब मैंने खुद सोच विचार चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा एंटीबायोटिक पेट का बैक्टीरिया मार देता है, जिसे गट फ्लोरा बोलते। और हमारे शरीर का भोजन पचाने वाले असली सैनिक हैं ये पेट के बैक्टीरिया, जिनको हम एंटीबायोटिक दे के मारते हैं। और जिस दिन से वो मैंने पथ अपनाया तो मेरी अभी आयु में मुझे कोई शक्ति में कमी नहीं लगती है। आप आज भी 22 साल की उम्र में जिस तरह से बोलते थे, महसूस करते, वही फीलिंग्स होती हैं आज भी? मैं तो उसके लिए आपको मुझे रेफरेंसेस लेने हैं। आपको क्या लगता, आपने मुझे 2013 में देखा, उसमें आपको क्या लगता, आपको क्या लगता? मैं खुद अचंभित हुआ जब मेरे को इन्होंने बताया। मैंने इनका छोटा सा एक इंटरव्यू किया। वो बोले 82 साल के डॉक्टर आर.एन. वर्मा आ रहे हैं। हमारे तो मैं 62 साल का आज हो गया हूँ जी, मेरा आज वो है। हमारे भाषा में बच्चे हो। मैं बच्चा हूँ ना जी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे तो तोते उड़े हुए हैं अभी से। और आप तो वैसे ऐसे बैठे हो, आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आपका लीवर टनाटन है। और एक बात बोलता हूँ, ये भगवान की लीला सारी सबके ऊपर है, भगवान की कृपा। सेम 2006 में आर्थराइटिस हुआ। अब मेरे लिए शर्म की बात हो गई कि तुम मतलब घुटने दिक्कत में आ गए। हाँ हाँ, आर्थराइटिस फुल फ्लेज, जैसे आपकी पत्नी जी को है। हमने देख लिया था, 2 कदम देख लो चलता हुआ तो नाम बता दूंगा, इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या गाउट है। सिर्फ 2 कदम, तीसरा कदम पे आंसर है। तो एनीवे मुझे आर्थराइटिस हुआ। मैंने सोचा मैं भारत के फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टीम का मेंबर हूँ और वो आदमी आर्थराइटिस अपना ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने डायग्नोसिस करते समय हॉस्पिटल की मदद ली, बाबा के हॉस्पिटल की, लेकिन ट्रीटमेंट तो खुद करी। मुझे 10-15 दिन लगे ट्रायल एंड एरर में, और फिर मैंने एक फार्मूला निकाला जिसकी वजह से आज दुनिया भर में वो पहुंचाई जाती है औषधियाँ और तेल, जिससे आर्थराइटिस ठीक होता है। फिर मुझे 82 साल तक निरोगी था। 8 महीना पहले डायबिटीज़ हुआ। सबने डरा दिया, अरे डायबिटीज़ हुआ अब तुम काम से गए। मतलब काहे के काम से गए? मैंने पढ़ना चालू किया। जब तक मुझे डायबिटीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बाकी सब्जेक्ट का था, कैंसर वैंसर का था, डायबिटीज़ पे पढ़ना चालू किया। अरे ये तो क्योरेबल है, ये तो खाली इसको बीमारी बोलना ही पागलपन है। ये तो खाना खाने की, पानी पीने की गलती है, ये बीमारी है ही नहीं। गलती ठीक कर दो आप, डायबिटीज़ आपका निकल जाएगा। तो मैंने उसको सुधारा। पहला मेरा HbA1c आया 7.3। 3 मंथ का एवरेज लेते, 3 मंथ के पहले वो टेस्ट नहीं कर सकते, तो 3 मंथ होने के बाद टेस्ट लिया तो आया 6.2। फिर 3 मंथ के बाद टेस्ट लिया तो 5.8 है। तो 5.8 अभी नॉर्मल है। ये मैं अगर 1 महीना मेंटेन कर दूं, या कोई भी 1 महीना मेंटेन कर ले, जो मैं बताने वाला हूं कल के शिविर में, 1 महीना आप टिक जाओ तो आप 1 महीने के बाद से दवा बंद करना चालू कर सकते हो एलोपैथी की, और ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके इससे बाहर आ जाओगे। और अगर आपने 1 साल ऐसा कर लिया तो मेंटेन किया शुगर लेवल, तो आपको 5 चीज़ें फ़ायदा होगा। किडनी डायलिसिस से बच जाएगी, आँख खराब होने से बच जाएगी, लीवर बर्बाद होने से बच जाएगा, और हार्ट अटैक नहीं आएगा। एंड 5वीं चीज़, आपके जो घुटने हैं वो आर्थराइटिस के कारण नहीं, इट इज़ कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसके कारण आप कदम चल नहीं सकते हो, वो आपका ठीक हो जाएगा। और 1 साल के बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेने के बाद वो नॉर्मल आएगी। फिर आप पहले जैसे हो गए। हम और शर्मा जी जब दिल्ली में क्लिनिक खोली थी तो डॉक्टर शर्मा और मैं, पूछ लो बैठे हैं, हम कभी कभी बोलते थे भाई यार आज चलना है जलेबी खानी, तो दोनों जाते थे, पेट भर जलेबी खाते थे। ये देख के मेरे को डरते थे, अरे इतनी मत खाओ, खाने दो। कुछ नहीं हुआ। 2019 की बात है, 82 में मुझे डायबिटीज़ हुआ। उसका मेन कारण है स्ट्रेस, जो मैं बोलने वाला हूँ कल के लेक्चर में। खान पान तो आप सुधार लोगे, स्ट्रेस सुधारना होगा आपको, नहीं तो मैंने बताया ना विकार की बीमारियाँ कितनी। तो स्ट्रेस सुधार लो, जो आपके प्रोफेशन में नंबर 1 है। आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, बहुत सी बीमारी, कैंसर भी नहीं होगा। तो वो डॉक्टर वर्मा जी, आपसे जो बातचीत हो रही है, स्वास्थ्य का मंत्र आदमी के खुद की मुट्ठी में ही है। बस
अहम ब्रह्मास्मि। और अब हम भागे फिर रहे हैं डॉक्टरों के पास, बेवकूफ़ी है। तो हम केमिस्ट के पास जाके कोई भी दवाई खा लेते हैं, ठीक है बहुत क्या? अच्छा है। नहीं कोई भी दवाई ले लेते जल्दी हैं। जल्दी उसी शमशान में पहुंचोगे जिसको आपने बनाया खूबसूरत। मैंने भगवान की सौगंध 26 साल हुआ होगा बस, उसके बाद एक बार एलोपैथी खाई जब मेरे को आँख ख़राब हो गई। 75 तक आँख चली है। रेडिएशन में मैंने जो काम किया है, उस रेडिएशन में मेरे कलीग लोग 50 में घुटने टेक दिए, मेरी आँख 75 साल तक चली। फिर मुझे कैटरेक्ट हुआ, तो उस ऑपरेशन में डॉक्टर बोला अगर तुमने एलोपैथी की एंटीबायोटिक नहीं ली और आँख में अगर इन्फेक्शन आ गया तो तुम अंधे हो जाओगे। तो स्वार्थ तो प्रबल होता ही है। मैंने बोला ठीक है खा लो। तो ऐसे एक आध दो इंसिडेंट छोड़ दूं तो मैं छूता नहीं हूँ। अरे और तो और क्या, डायबिटीज़ मुझे हुआ था, मैंने गोली को देखा भी नहीं, घर में लाई भी नहीं और बिना उसके ठीक किया। क्यों? क्योंकि अब आपसे एक सवाल पूछूंगा। रास्ते चलते कुत्ता बिल्ली गधे बकरी के एक्सीडेंट होते और हड्डी टूट जाती, कौन सा डॉक्टर उसको भरता है? अपने आप ठीक होते हैं। अपने आप। बहुत अच्छा। उनके जख्म हो जाते, गहरे गहरे गड्ढे हो जाते, कौन भरता है? खुद भरते हैं। वो वेट करते क्या कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट मेरे को हाँ बोले तो घाव भरने लगूंगा। जैसे टूटी हड्डी बोलती है कि डॉक्टर आप हाँ बोलोगे तो मैं भरना चालू करूँगी। नो, बॉडी हैज़ एवरी सॉफ्टवेयर। बहुत सारे पशु तो चाट के ठीक कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि सलाइवा में एंटीबायोटिक है। दुनिया का सबसे नेचुरली ऑकरिंग सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक वो सलाइवा में है। और राजीव दीक्षित जी ने बोला है और मैंने कंफर्म किया है, वो सलाइवा बिना मुंह धोए पानी पी लो तो बॉडी में जाएगा। जितने हार्मफुल बैक्टीरिया पेट से लेकर के मलद्वार तक हैं वो मर जाएंगे। लेकिन हम तो पहले ब्रश करेंगे, नाम नहीं लूँगा, वो वाला पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद मुँह धोएंगे, कुल्ला करेंगे, फिर जाके पानी पिएंगे, मरो। अब मेरे राज जो हैं तो ये छोटे मोटे हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, इंटीग्रेट करो तो बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। डॉक्टर साहब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इस तरह के विचार सुन के ना मेरे को तो ये लगा था कि आप तो ना विज्ञान की बातें बताएंगे, एलोपैथी में ये दवाई ले लो, हाँ, ये ले आपके लो। क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। मुझे मज़ा ही आ रही, आउजा साहब हंस रहे, मुस्कुरा ही रहे। जब से मज़ा ये आई कि महाभारत की घटना है। अज्ञातवास में थे पांडव और युधिष्ठिर पानी पीने के लिए दिन भर प्यासे रहते थे और रात को 3 बजे जाते थे कि 3 बजे स्लीप आवर्स में पीक रहता है। तो जैसे ही युधिष्ठिर लोटा डुबाने गए तालाब में, तो यक्ष ने बोला ठहरो युधिष्ठिर, इस दुनिया में कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई धन के, कोई कीर्ति के, कोई किसके। सर्वोत्तम प्राप्ति इस जग की क्या है? तो युधिष्ठिर बोले आरोग्य। और फिर वो सेंटेंस पढ़ा कि एक बेवकूफ़ आदमी सारा जीवन आरोग्य खर्च करके धन कमाता है और बुढ़ापे में वो बीमार होता है, तो सारा धन खर्च करने के बाद भी खोया आरोग्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम लाभ क्या है? इस वजह से। और दूसरा, मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी और मुझे डायरेक्ट स्वामी राम सुखदास जी का आशीर्वाद मिला था। उसके बाद मैं जान चुका था कि दुनिया क्या है। और अब लेटेस्ट आपको बोलूं तो टीवी में मैंने एक बार सुना कि तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। उसके अगला लाइन भी बोलने लायक है कि सांस जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, सांस छूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। मैं क्यों पीछे पड़ूं? भैया भला करो ना, बोलो और निकल जाओ दुनिया से। और मैं अपने आप को पोस्टमैन से बड़ा नहीं मानता हूँ। पोस्टमैन मालिक की चिट्ठी, जो चिट्ठी का मालिक है, लिखने वाले मालिक की चिट्ठी जिनको प्राप्त करना उनको देता है और कभी ये नहीं मानता, अभिमान नहीं मानता कि मैंने ये दिया, चाहे उसमें 50 करोड़ की लॉटरी लगी हो रिसीवर को या क्या, वो उसमें नहीं पड़ता है। तो मेरा मानना है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया, शरीर मन बुद्धि प्राण और ज्ञान, ये सारा भगवान का दिया है।
तो इसीलिए दिया है ना कि तुम जाओ दूसरे को दो प्रूफ चाहिए, मिल गए, और तीसरा क्या देखूं। आर्थराइटिस हुआ, उसकी एक दवा बन गई, दुनिया में प्रचलित है। डायबिटीज़ हुआ, उस पर भी शोध हो गया, अब वो मैं देना चालू कर रहा हूँ। तो ये कारण बना कि फतेहाबाद में आने का। और दूसरा इनका प्रेम भाई, ये 13 से इनने जो रिस्पेक्ट 13 को देते थे वो आज तक देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा, कुछ और बात भी करेंगे। क्या एलोपैथ की भी थोड़ी सी मदद लेनी चाहिए? कोई रिसर्च लेनी चाहिए। कैसे? एक्सीडेंट हुआ है, एलोपैथी इज़ द बेस्ट, नंबर 1। उससे स्लो दूसरी एलोपैथी हो सकती। मैं रैंकिंग नहीं करूँगा कि विच इज़ नंबर 2, विच इज़ नंबर 3, लेकिन एलोपैथी में एक्सीडेंट होता है, एलोपैथी। हार्ट अटैक आया है, एलोपैथी। आजकल की डिलीवरी, क्योंकि लड़कियों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो ठीक से करा सके, एलोपैथी। सो एलोपैथी उसकी जगह नंबर 1 है। लेकिन एलोपैथी छोड़ दें तो जितने रोग मैं अभी बताता हूँ, जैसे डायबिटीज़, आर्थराइटिस, पाइल्स, फिस्टुला, लीवर ख़राब होना, कैंसर वगैरह वगैरह, बड़ी लिस्ट है, जिससे आज की 85% जनता पीड़ित है, 90% पीड़ित है। इसका मुझे आप बताओ, कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस रिस्पॉन्सिबल है जो कैंसर करता है, जो डायबिटीज़ पैदा करता है, जो आर्थराइटिस लाता है, जो अन्य बीमारियां लाता है? कोई नहीं है। इस वजह से प्राण बचाने के लिए एलोपैथी ले लो, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपको एलोपैथी पे आना पड़ेगा। और मेरा तो लेक्चरों में, मैंने भारत भर में दिए, यही बोलता हूँ, झक मार के आपको उसी अवस्था पे आना पड़ेगा जहाँ से 400 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमको हटा दिया था। वो घटना ये है कि अंग्रेज़ों की महारानी वो बोली, जाओ भारत में देखो तो ये लोग कैसे रहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने रिपोर्ट किया, अरे बड़े गंदे लोग हैं, पागल लोग हैं। क्यों? बोले वो गाय की शिट अपने घरों में नीचे लगाते, दीवारों पे लगाते। हाँ, गाय की शिट की उनका ईंधन है, फ्यूल है, और वगैरह वगैरह। और इनके घर मिट्टी के बने, चूल्हा इनका मिट्टी का है, बर्तन, कुकिंग वेयर्स मिट्टी के हैं। तो बोले तो वहाँ तो बहुत बीमार रहते होंगे लोग, इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। तो वो जाके बोले ठीक है, हम सर्वे करते हैं। जब सर्वे किया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 5% ऑफ द पीपल एट दैट टाइम वेर फाउंड डिजीज्ड, 95% निरोगी। और उसी समय जब यूके का सर्वे किया गया तो 35% बीमार। तो पागल हो गई महारानी, बोली फाइंड आउट क्या रीज़न है। तो 2 रीज़न है। एक तो उनने फाइंड आउट किया, एंड में ये पाया, इसका केंद्र, इस भारत का केंद्र बिंदु है गाय माता। क्यों? क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े डॉक्टर होते थे उस ज़माने के, वो होती थी दादी नानी। और वो कैंसर को भी वो जड़ से ठीक कर देती थी पौधा बनने के पहले। और हर बीमारी का ऐसी होता था। आज भी मेरा अनुभव है, बच्चे को गौमूत्र पिला दो 3-4 साल तक के, इनको अक्सर बीमारी होती है अपर रिस्पायरेटरी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, मैं ना एक बाई चांस देख रहा था, एक डॉक्टर विश्वरूप राय है, विश्वरूप राय चौधरी। हाँ, राय चौधरी। ये कैमरा बंद करो तो मैं बोलूं। नहीं, एक मिनट, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ मिलता जुलता सा थोड़ा सा बात आई कि 1 महीने तक अपने शरीर को आप ऐसे व्यवस्थित कीजिए। आपने कहा आप कैमरा तो थोड़ी देर को 2 महीने तक नहीं, बंद नहीं कर सकते, एक बार लाइव चल रहा है। ठीक है, चलिए। सारी चीज़ों में ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज ना शुद्ध खान पान कहाँ से लाएं? शुद्ध खान पान कहाँ से लाएं? हाँ, तो मैंने एक पुस्तक पब्लिश करी है, हो सका तो विमोचन करूँगा। कि मैं बॉम्बे में रहने के कारण सबसे ज़्यादा विष अनाज, दाल, फल, सब्जी में, बिकॉज ऑफ शेल्फ लाइफ। बॉम्बे के एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आपको 3-4 घंटे लगते, उसमें तो और सब्जी फल सड़ेंगे। तो वो क्या करते, दूध में एक्स्ट्रा अल्कली, सब्जियों में एक्स्ट्रा पॉइजन्स डाल के बेचते। वो खा के अगर मैं जीवित रह सकता हूँ निरोगी, आप क्यों नहीं रह सकते? लोग क्यों नहीं रह सकते? गड़बड़ खान पान, माने खाने के 2-3 सिंपल नियम है, पाल लो,
पानी के 1-2 सिंपल नियम है, पाल लो। काय की बीमारी? कौन सा जानवर है जंगल में जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है? आपने कभी देखा है कि एक बकरी चरने जा रही थी, हरी हरी घास देखी तो पहले गई, अंदर से ग्लास लाई, उसमें पानी भरी, फिर मैदान में रखा और फिर चरने गई, फिर चर के 2-3 कौर खा के पानी पी। उसको जैसे आज को पूछो किसी महिला को, भाई आप इतना 2 कौर खा के पानी क्यों पीती? वो अंदर जाता ही नहीं। कोई जानवर प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वो उनके नेचुरल डोमेन दैट इज़ जंगल, उसमें निरोगी हैं। मनुष्य है जिसने भोजन का स्वरूप बदल दिया। गाय, भैंस, बकरी सतयुग में भी घास खाती थी, हाथी सतयुग में भी घास खाता था, आज भी हाथी घास खाता है, लेकिन मनुष्य गेहूँ खाता था, उसको आटा बनाया, पहली विकृति, मैदा बनाया, दूसरी विकृति, 3 दिन सड़ा के मैगी बनाई, तीसरी विकृति, तो क्यों नहीं शरीर खराब होगा? डॉक्टर साहब, एक ना जैसे मेरी मेमोरी में है, मेरी मेमोरी में ये चीज़ है कि ना भी जैसे हम तमिलनाडु रहते हैं, भी वहाँ प्राकृतिक रूप पे चावल या जो चीज़ पैदा होती थी भी वही खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन जैसे पूरा भोजन, राजस्थान का भोजन है भी, राजस्थान में दालें वगैरह जैसे होती हैं वो खाने चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। जैसे यहाँ गेहूँ वगैरह हरियाणा की प्रमुख उपज रही है, हम ना चावल खाने लग जाते हैं या राजस्थान वाले खाने लग जाते हैं, उससे भी विकृति आती है शरीर उसी में। से विकृति आती बहुत ज़्यादा। कारण क्या है? आप एक और बात मार्क करना कि अंग्रेज़ों ने हंसी उड़ाई थी साउथ के तेल की, नारियल तेल। बोले अरे ये तो फुली सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड ऑयल है, इससे तो कोलेस्ट्रॉल होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, ये होगा, वो होगा। जब 10 साल बाद अमेरिकन्स ने आके एनालिसिस किया तो देखा सबसे कम हार्ट पेशेंट्स साउथ इंडिया के हैं। फिर उन्हें एनालाइज किया तो उनको मालूम पड़ा ये हम जो बकवास करते वो रॉन्ग है। तो अब मेरे डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू जब मैंने एनालिसिस किया तो मैं खुद चकरा गया। वो लोग सब्जी में ड्रम स्टिक डालते हैं, मोरिंगा, आजकल दुनिया मोरिंगा करती, उसे क्या कहते हैं? ड्रम स्टिक को मुनगा। हाँ, आज दुनिया मुनगा करती, वो तो सदियों से खा रहे। और वो सांभर बनाते तो उसमें सब्जी रहती। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने बोला इनका खाना खाऊंगा, और मैंने मन भर के मेदू वड़ा और सांभर 2-3 कटोरी पिया। लेकिन शुगर नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, कारण क्या है? वो उनको बैलेंसिंग आती है कि अगर एक शुगर ग्लूकोज बढ़ाने वाला आइटम खा रहे तो उसके साथ कॉम्पेंसेट करने वाले बहुत सारे खा रहे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा अब आपसे, मेरी तो ना लगातार 3 दिन ही आपसे इच्छा है भी आप वहाँ लेक्चर भी करें। हम टॉपिक तो मेरे ख्याल तो ये अनलिमिटेड है, सीमाएं ही नहीं है, अनलिमिटेड है, मतलब घंटों चर्चा की जा सकती है। 12, 13 और 14 अक्टूबर को आप गुरुकुल वेद मंदिर हिसार रोड फतेहाबाद में है। ये 9:30 से 1 बजे तक मार्गदर्शन का क्या मतलब है? देखिए, डायबिटीज़ में क्यों आए फंसे, तो उनको पहले अगर मैं जब तक ये ना बोलूं कि आप इस वजह से आपको शुगर हुई, डायबिटीज़ हुआ, तब तक वो उसका निर्मूलन करेंगे तो कैसे? तो पहले मेरे को वो बताना पड़ेगा बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप भी अटेंड करिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो उनको वो बताएंगे, उसके बाद क्या खाओ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल भोगा है, तो वो उनको बताएंगे। मैंने लिस्ट, डॉक्टर साहब बताएंगे, ये लिस्ट बताएंगे क्या क्या भोजन है, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो वो सारा जानकारी देने के बाद वो ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है भाई, 100 में से 50 तो बोलेंगे ठीक है, हम पीछे पड़ते। और मैंने आपको बताया ना कि वो कल्पना में कि यार एक रोग है, ठीक है देख लेंगे, अरे काय के देख लेंगे, धीरे धीरे तुम्हारी किडनी डायलिसिस पे जाएगी। एक जो ये आपका व्यक्तिगत परामर्श लिखा हुआ है 3:30 से 5:30 बजे, ये भी आपके साथ होगा? मेरे साथ है, इनके साथ भी होगा, आप सब भी तो इनके साथ होगा। तो आप मेरे को स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। देखिए, मैं मेन फोकस लेके आया हूँ जितने पेशेंट्स हैं उनको, और प्लस जो आज डायबिटिक नहीं हैं उनको इस रोग से बचाना। वो आप कैलकुलेट करके मुझको बताइए, लाखों रुपए खर्च हो जाते एक आदमी के डायबिटीज़ होता है, और किधर जाता वो पैसा? यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों?
क्योंकि डायबिटिक ग्लूकोमीटर अमेरिकन रिसर्च अमेरिका से ही मिलता है, उसकी स्ट्रिप जो जांचती है कितना ब्लड शुगर है वो भी अमेरिकन है, इंपोर्टेड है। सुई जिससे पंक्चर करके ब्लड निकालते वो भी अमेरिकन है। दवा वो भी अमेरिकन पेटेंट है। तो ये तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या ये डेलिबरेट है कि कई जगह पर ऐसे पदार्थ डालो कि जिससे नंबर ऑफ डायबिटिक केसेस बढ़ जाएं। ये क्या कोइंसिडेंस है कि भारत हैज़ बिकम कैपिटल ऑफ वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स किसी राष्ट्र में पाए जाते हैं तो वो है भारत। और ये मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये मुझे डेलिबरेट अटेम्प्ट लगता है। मतलब आपका कहने का मतलब है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ऐसा तो इतना बड़ा गहरा चार्ज नहीं लगाऊंगा, पर मैं कोइंसिडेंस बताऊंगा। क्या इतने सारे कोइंसिडेंस सीक्वेंस में हो सकते? पहले आपने गेहूं के छिलके को निकाला, जो अंग्रेज़ों का रिसर्च था ये कि अंग्रेज़ों ने बोला कि हमको 4 दिन में एक बार टट्टी होती है, जाओ देखो। और उसकी वजह से अमेरिकन के सब हॉस्पिटल्स में 90% केसेस कॉन्स्टिपेशन के। तो बोले हम बाकी के मरीज़ देखें कब? तो बोला ठीक है सर्वे कराओ वर्ल्ड में क्या है। तो मालूम पड़ा कहीं 3 दिन में एक बार है, कहीं 2 दिन में, कहीं 1 दिन में एक बार। और फिर बोले इंडिया, बोले इधर तो पागल लोग दिन में 2 बार जाते। तो बोले जाओ रिसर्च करो क्यों। तो पाया गया गेहूं का छिलका या अनाज डाल, तो हाँ तो फाइबर के अलावा भी है। तो फिर वो बोला ठीक है इसका छिलका उड़ाओ। वो बोले कैसे? बोले भारतीय तो पागल है, मूर्ख लोग हैं, उनको क्या पता है। तुम गेहूं का छिलका निकाल करके एक्सपोर्ट कर दो। और बोले बचा हुआ वो तो टन्स ऑफ मटेरियल है, बोला उसको हम देते ऑल्टरनेटिव। तो बेकरी का जन्म किया, बेकरी प्रोडक्ट्स। फिर ये दिखाएंगे कि 2 चोटी वाली देशी गाँवठी औरत वो चपाती खाती है और जो शहरी है वो मैदा हो गया, वो बेकरी के ब्रेड सैंडविच खाती है। फिर अमेरिका में भी डायबिटिक्स पेशेंट्स बढ़ते गए कॉन्स्टिपेशन के। तो बोला और लाओ, बोला और लाएंगे, करेंगे क्या, हम दे रहे हैं। और फिर आए ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी वैगी वगैरह वगैरह। और इसके बाद से भारतीय खाता है विदाउट एंडोस्पर्म, विदाउट कवरिंग, और कॉन्स्टिपेट हो गया। अब मैं यहाँ पूछूँ तो मुझे मिलेगा कि कई लोग को रोज़ नहीं होती मोशन, मुझे 2 बार होती है। सो इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। इट मस्ट बी एक कमर्शियल एंगल इस बीमारी के पीछे। साथियों देखिए, हम लगातार कोशिश करेंगे कि जब तक डॉक्टर RN वर्मा, भूतपूर्व वैज्ञानिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट फतेहाबाद में हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अगर इनके विचार सुनने से, इनका मार्गदर्शन पाने से वंचित रह गए, मुंबई से स्पेशली आए हैं। 12, 13 व 14 अक्टूबर को गुरुकुल वेद मंदिर मताना फतेहाबाद के पास ही है, हिसार रोड पर, प्रातः 9:30 से 1 बजे तक और साढ़े 3:30 बजे से 5:30 बजे तक इनकी और इनकी टीम की सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं। आज इतना ही। हम किसी और सब्जेक्ट पर इनसे पहले डिस्कस करके लगातार इनके पास जो ज्ञान का भंडार है स्वास्थ्य को लेकर, फतेहाबाद क्या यह वीडियो तो आप पूरे हरियाणा में, इंडिया में, चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह देखते हैं, हमें मालूम है। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर आज तक हमारे 2 साल के इस यूट्यूब सोशल मीडिया नेटवर्क पर, फेसबुक पेज पर इतनी ईमानदारी से आपने बातचीत देखी होगी, दिल से निकली बातें। कोई भी डॉक्टर ले लेंगे, कोई किसी चीज़ का ज्ञान रखने वाला ले लेंगे, वो व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताएगा भी मेरे को ये हुआ तो मैंने ये किया, इससे हुआ तो ये हुआ। डॉक्टर RN वर्मा जी ने यह भी बताया है। तो कल 3 दिन इनका लाभ उठाइए। हरियाणा जनादेश टाइम्स से आप बने रहिए, फेसबुक पेज पर इसे शेयर कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद। डायबिटीज़ वाले कल जरूर पधारें पहले लेक्चर को।